हेलो एवरीवन। ये एजोर क्लाउड कंप्यूटिंग का एजोर एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। इस क्लास में हम लोग जानेंगे वर्चुअल मशीन क्या होती है, वर्चुअल मशीन को कैसे डिप्लॉय करते हैं, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्चुअल मशीन। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यहीं से आपका लैब शुरू होता है और कंपनी के अंदर आप एक क्लाउड इंजीनियर हो, तो ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्पेशली ये थ्योरी है और इसमें हम पूरे कोटेशन के बारे में जानेंगे, वर्चुअल मशीन कैसे डिप्लॉय करते हैं क्लाउड पोर्टल पे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्लाउड पोर्टल से पहले अगर एक ऑन प्रेमिसेस में हमारा सर्वर कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेंगे, फिर हम क्लाउड पोर्टल पे चलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट्स से आप एक आपका एक कंपनी है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपसे कोई क्लाइंट बोल रहा है कि उसको एक वेब सर्वर चाहिए कुछ दिनों के लिए, है ना, कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए उसको एक वेब सर्वर चाहिए जिसके ऊपर उसके पास कुछ उसके क्लाइंट हैं जो अलग अलग कंप्यूटर्स पे वेब डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग उस आपके क्लाइंट हैं, ये सपोज करो। एक नॉर्मल एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके यहाँ देखो, ये एक क्लाइंट है आपका जिसके पास 4 या 5 या 10 कंप्यूटर्स हैं, जिस पे लैपटॉप हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं। उसके होस्टिंग जो है, होस्टिंग के लिए एक सर्वर आपसे मांग रहे हैं। आपने क्या करना है, आपका एक फिजिकल डेटा सेंटर है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप क्या करोगे, आपकी कंपनी है, आपने एक फिजिकल सर्वर लिया। अब फिजिकल सर्वर के लिए आपने एक डेटा सेंटर है आपका, मान लो। हम डेटा सेंटर इसलिए बोल रहे हैं, जो हमारी सर्वर होती हैं कंपनी के अंदर, नॉर्मल जैसे हमारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं वैसे हम सर्वर को नहीं रखते हैं। सर्वर के लिए एक फ्लेक्सिबल प्लेस होना चाहिए जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी रहेगी उसके लिए, जो 24/7 वर्किंग हो, जहाँ पे कोई इंटरप्शन ना हो। तो ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे हम सर्वर को प्लेस करते हैं। ऐसा नहीं कि सर्वर को उठा के कहीं भी रख दिया आपने, तो फिर लाइट फ्लैक्चुएट हो रही है, लाइट जा रही है, लाइट की कोई प्रॉब्लम हुई या दूसरी प्रॉब्लम हुई, टेम्परेचर उसको प्रॉपर नहीं मिला, तो फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और सर्वर बंद हुआ तो फिर सारे सर्विसेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। राइट, तो क्लाइंट फिर कहाँ से पैसे देगा आपको। तो इसलिए जो भी क्लाइंट आपसे परचेस करता है सर्विसेज को, उसके लिए आपका फ्लेक्सिबल रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए, तभी आप वो सर्विसेज को दे सकते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं हम प्राइवेट क्लाउड, अगर ये तो हो गया प्राइवेट क्लाउड। अगर प्राइवेट क्लाउड पे आपने क्या करना, अपने कंपनी में एक डेटा सेंटर आपने बनाया। लेट से ये डेटा सेंटर आपका है यहाँ पे, इसका नाम मैं दे रहा हूँ डेटा सेंटर। ये ट्रेडिशनल नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं। अगर ये ट्रेडिशनल नेटवर्क आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको क्लाउड में कैसे काम करना है इजिली। ये आपका डेटा सेंटर है, ये प्राइवेट डेटा सेंटर आपका प्राइवेट क्लाउड है। ठीक है, जो कि आपके कंपनी के अंदर ही एग्जिस्ट है। और इस डेटा सेंटर के अंदर आपने एक फिजिकल सर्वर लिया। अब इस फिजिकल सर्वर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपने नेटवर्क डिवाइसेस लिया, स्टोरेज डिवाइसेस लिया। स्टोरेज को कनेक्ट करने के लिए आपके पास स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि इस सर्वर में इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं ना रहेगा कि आप क्लाइंट को सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करोगे, जितना मर्जी वो सर्विसेज को स्टोर करेंगे तो उसके लिए इंटरनल उतना नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर से एक स्टोरेज को भी हमें अटैच करना पड़ेगा। मान लो एक स्टोरेज आपने अटैच किया, एक नेटवर्क आपने अटैच किया, राइट ना। इसको हम मान ले रहे हैं स्टोरेज, यहाँ पे है स्टोरेज अटैच किया, ये नेटवर्क अटैच किया आपने, ये सभी फिजिकल है। नेटवर्क के लिए आपने सारे नेटवर्किंग लिए राउटर स्विचेस सभी इससे कनेक्ट कर लिया इस सर्वर को। ठीक है, अब इसके बाद कहानी आएगी इसके ऊपर लाइसेंसिंग की। तो फिर आपने एक सर्वर का लाइसेंस लिया, राइट। लेट से हम विंडो सर्वर 2022 की बात कर लें, तो सर्वर 22 का लाइसेंस आपने लिया और उसके ऊपर अब आपने वेब सर्विसेज को डिप्लॉय किया। अब इससे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ये एनवायरनमेंट आपको बनाने में। एक फिर सबसे पहला तो आपका ये
ये कैपिटल एक्सपेंसेस में कोपेक्स में आ जाएगा। ये फिजिकल, आपको फिजिकल सर्वर लेना है, फिजिकल डिवाइसेस अटैचमेंट ये करनी है। तो ये एक बार का इन्वेस्टमेंट हो गया है जो कि हमेशा के लिए, राइट। ऐसा नहीं ना कि आप इसको 2 महीने आपका क्लाइंट दिया सर्विसेज, उसके बाद आप इसको सेल करेंगे तो उतना प्राइस मिल जाएगा, चाहे कुछ और करेंगे स्टॉप कर देंगे। ये तो हमेशा के लिए आपने पेमेंट किया तो हमेशा पूरे सर्वर के लिए पेमेंट कर दिया फिजिकली, राइट। तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हमेशा के लिए हो गया आपका। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, ये क्या यही इन्वेस्टमेंट एनफ है? एक बार सर्वर हमने ले लिया तो क्या पर्याप्त है? नहीं। इसके साथ साथ और भी हमारे ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट इसमें करने पड़ेंगे आपको। इसको मेंटेन करने के लिए मैन पावर आपके पास होना चाहिए जो सर्विसेज को प्रॉपर मॉनिटर करेगा। मॉनिटरिंग टीम होना चाहिए जो मॉनिटर करेगा कि कोई इंस्ट्रप्शन ना हो क्लाइंट को, राइट। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, लाइसेंसिंग, बैकअप, मतलब ये हर तरह की इसमें इन्वेस्टमेंट है। और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि सभी कुछ आपके रिस्क पे होने वाला है। आपका प्राइवेट क्लाउड है, राइट। अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पे आप एक सबनेट बनाकर इस क्लाइंट को दे देते हैं जहाँ से वो सर्विसेज अपना यूज़ करते हैं एक इंटरफेस के माध्यम से। तो इसको हम प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं, जो कि आपके फिजिकल डेटा सेंटर में होता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर 2 महीने के बाद ये क्लाइंट क्या किया, आपसे सर्विसेज स्टॉप कर दिया, नहीं चाहिए उसको सर्विसेज, तो फिर आपका ये फिजिकल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बेकार हो गया। उसके बाद आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, राइट। तो इसी को देखते हुए आज के डेट में क्लाउड में लोग क्यों मूव कर रहे हैं? अब यही रिसोर्सेज को हमें करना है किस पे? एज्योर पोर्टल पे। हम चाहते हैं हमारा कोई क्लाइंट है, अब यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट्स से हमारा एक ये एज्योर पोर्टल है, ठीक है। एज्योर का एक रीजन है, ये एज्योर का रीजन है। किसी रीजन में हमने एक मान लीजिए सेंट्रल इंडिया रीजन है। अब रीजन क्या होता है, डेटा सेंटर क्या होता है, जोन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सेंट्रल इंडिया रीजन है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के अंदर एक डेटा सेंटर है। यहाँ पे हमारा एक अज्योर का एक फिजिकल डेटा सेंटर है। अज्योर का एक फिजिकल डेटा सेंटर है। अब होता क्या है, इस फिजिकल डेटा सेंटर में क्या होते हैं, यहाँ पे हार्डवेयर होते हैं। इसमें ये नॉर्मल जैसे हमारे ऑन प्रेमिसेस में रहता है, वैसे वहाँ पे अज्योर के डेटा सेंटर में, ये डेटा सेंटर है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस रीजन में, ये रीजन में मान लो ये डेटा सेंटर है, सेंट्रल इंडिया का एक डेटा सेंटर है ना। उसमें एक सर्वर, फिजिकल सर्वर लगा हुआ है, और उसमें ये फिजिकल हार्डवेयर है, जैसे सीपीयू है आपका यहाँ पे, सीपीयू हो गया, ये रैम हो गया, और ये स्टोरेज हो गया यहाँ पे, है ना, एचडीडी हो गया, जो भी है, ठीक है। अब होता क्या है, नेटवर्क हो गया, एचडीडी हो गया, एक नेटवर्क भी हो गया, चलो हम एचडीडी लिख रहे हैं, नेटवर्क को आप मान लो। अब होता क्या है, जब हम ये क्लाउड क्या है, एजोर क्या है, एजोर क्या करता है, एक पोर्टल बना रखा है, ठीक है, एक पोर्टल बना रखा है। यहाँ पे एक पोर्टल बना रखा है, portal.azure.com, ये है। इसके माध्यम से हम किसी भी प्लेस से, है ना, किसी भी प्लेस से अपने मशीन से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने इस, है ना, डेटा सेंटर में, एजोर के डेटा सेंटर में। और यहाँ पे इस फिजिकल डेटा सेंटर के ऊपर एजोर ने क्या कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या रखा है, एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी बना रखा है। ध्यान देना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, वर्चुअलाइजेशन रखा है। अभी वर्चुअलाइजेशन क्या है, वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में होती क्या है,
अ, मैं इसका एक ट्यूटोरियल एक क्लास बनाऊंगा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, बेसिकली जो भी हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं, हार्डवेयर फिजिकल रिसोर्सेस, उनको वर्चुअली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है। लेट्स से एक कंप्यूटर है, इसमें हम हमारे पास 4 CPU लगा हुआ है, 16 GB का रैम है। अब ये क्या करेगा, अलग अलग वर्चुअल मशीन में इस रिसोर्सेस को डिवाइड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसमें अलग अलग सर्विसेज हम कॉन्फ़िगर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है वर्चुअलाइजेशन की। मार्केट में वर्चुअलाइजेशन के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप देखोगे तो VMware का ESXi, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी एंड सिट्रिक्स का जेन सर्वर, ये सभी पॉपुलर वर्चुअलाइजेशन। इसके अलावा बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी एंड VMware का ESXi, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। तो इन्हीं दोनों से एजोर पोर्टल में भी आपको यही दोनों वर्चुअलाइजेशन मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पोर्टल के माध्यम से इस डेटा सेंटर के इस फिजिकल सर्वर में कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। लेट्स से इस VM का नाम हमने दिया VM1, वेब सर्वर का नाम दिया VM1, और वेब सर्वर है ये। ये VM1 वेब सर्वर है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब होता क्या है, ये VM1, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, क्योंकि हमें वेब सर्वर बनानी है, तो यहाँ पे हम इस VM के ऊपर हम क्या करेंगे, विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल करेंगे। जो भी आपको सर्वर इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर हम 2022 इंस्टॉल किए, और उसके ऊपर वेब सर्विसेज हम इंस्टॉल कर देंगे। काम कैसे करता है, सॉरी, काम कैसे करता है अगर हम बात करें, ये जो है, यहाँ से जो भी हमने इसका साइज लिया, जब हम वर्चुअल मशीन बना रहे होंगे यहाँ से इस एज़्योर पोर्टल के माध्यम से, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी हम साइज लेंगे अकॉर्डिंग टू साइज, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे स्केल अप होता है ना। ये फंक्शन होता है एज़्योर पोर्टल में, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो, है ना। ये फीचर से क्या होगा कि ये आप इसको कभी भी, जैसे अभी कोई साइज आपने रखा, बाद में आप इसके साइज को रिड्यूस कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो साइज को। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन जब आप फिजिकल सर्वर ले लेते हो तो उसमें कोई चांस ऐसे नहीं होते अपग्रेड करने के लिए। अपग्रेड करने में तो आपको फिजिकल डिवाइस फिर से खरीदनी ही पड़ेगी। बट यहाँ पे आप कर सकते हो, जब चाहो आप उसको रिड्यूस कर दो, जब चाहो आप बढ़ा लो। जब बढ़ाओगे तो बिल ज़्यादा लगेगा, चार्जेस ज़्यादा होने लगेगा, जब कम करोगे तो आपके चार्जेस कम हो जाएंगे। रिसोर्सेज के हिसाब से भी चार्जेस होता रहता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया कि यहाँ पे आपका ये जो सब्सक्रिप्शन आपने लिया है ना, ये सर्वर आपने बना दिया, सर्वर बनाने के बाद अब वेब सर्वर आपने बना दिया, यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल पे यहाँ पे एक इंटरफेस प्रोवाइड होता है और एक सबनेट मिल जाता है। उसके द्वारा ये क्लाइंट भी क्या हो जाएगा, इसी पोर्टल के माध्यम से क्लाइंट क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा हमारे इस वेब सर्वर पे। तो वेब सर्वर डायरेक्ट इस पोर्टल की भी जरूरत है, डायरेक्ट वो किसी भी यूआरएल पोर्टल यूआरएल से वो उस सबनेट के द्वारा उस इंटरफेस से कनेक्ट हो जाएगा और अपने वेब सर्विसेज को यूज़ करेगा। अब दो कंडीशन मैंने बताया एग्जांपल हमारे कस्टमर के लिए, मैंने एक तो फिजिकल डेटा सेंटर पे मैंने वेब सर्वर रेडी करके दिया और एक एज्योर पोर्टल पे रेडी करके दिया। अब आप समझो यहाँ पे दोनों में अंतर क्या हुआ। फिजिकल सर्वर के केस में क्या हुआ, एक क्लाइंट के लिए हमने पूरा डेटा सेंटर बनाया जहाँ पे एक फिजिकल सर्वर हमने लिया और लाइसेंस लिया विंडोज सर्वर का, उसके ऊपर कॉन्फ़िगर किया, फिर हमने इंटरफेस रेडी करके दिया उसको, तो वो वेब सर्विसेज को अपने डिप्लॉय कर पा रहा था हमारे डेटा सेंटर पे, फिजिकल डेटा सेंटर पे। इस केस में क्या हुआ, हमने जस्ट एक सब्सक्रिप्शन ले लिया और एज्योर पोर्टल के माध्यम से जस्ट हमने क्या किया, इस एज्योर के डेटा सेंटर के ऊपर एक फिजिकल सर्वर है, उसके ऊपर हमने एक VM बना दिया, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ
माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर पोर्टल के ऊपर दिया हुआ ये रिसोर्स है बाय डिफ़ॉल्ट। हमें क्या करना है, हमने क्या किया, जस्ट एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बनाया। उस वर्चुअल मशीन पे हमने सर्वर, जब आप वर्चुअल मशीन बना रहे होते हैं तभी आपको चूज़ भी करना होता है कौन सा सर्वर आपको इंस्टॉल करना है। वहाँ पे ऑलरेडी सर्वर के इमेजेस रखे हुए हैं, आपको बस चूज़ करना रहता है। जैसे आप चॉइस करते हो इंटरनली डेटा सेंटर के अंदर, वहाँ से एज्योर पोर्टल पे वो इंस्टॉल हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट सेलेक्ट करना रहता है और विद इन मिनट्स, विद इन 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका ये वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगा। उसके ऊपर आपने कॉन्फ़िगर करना जो भी सर्विसेज आपको रन करानी है, तो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। सबनेट यहाँ पे जैसे आप बनाएंगे, फिर इंटरफेस, उस इंटरफेस को आप अपने क्लाइंट को दे देंगे, वो एक्सेस करना शुरू हो जाएगा। अब वो एक्सेस जितना करेगा, जितने इसकी यूटिलाइज करेगा, जितना उसी के अकॉर्डिंग बिल आएगा। उसके हिसाब से आपको सर्विस देना है किसको, एज्योर को, माइक्रोसॉफ्ट को, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्लाइंट से पैसे ले सकते हो। सपोज करो आपने, आप डेली कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, जो एक सर्वर के लिए, और इस पे अलग अलग यूज़र को क्रिएट करके दे दिया क्लाइंट को। क्लाइंट यहाँ पे 10 यूज़र को यूज़ कर रही है, 10 यूज़र या 20 यूज़र, कभी 50 यूज़र यूज़ कर रही है, डिपेंड करता है। महीने में जितने भी बिल आया उसका, मान लो 200 घंटे का बिल आया, सपोज करो 10,000 रुपीज़ का बिल आया, तो वो बिलिंग जो होती है आपके पास आएगा, क्योंकि आपने क्रिएट करके दिया है। और उस 10,000 के एवज में आप अपने कस्टमर से ले सकते हो 20,000 या 15,000 रुपीज़ ले सकते हो। तो आप एक मीडिएटर कहीं ना कहीं काम कर सकते हो यहाँ पे अपने क्लाइंट के लिए, है ना। क्लाइंट का काम जो भी है उसका काम आप यहाँ से बैठ के मैनेज कर रहे हो। तो ये है पब्लिक क्लाउड यहाँ पे, और कहीं ना कहीं वर्चुअल मशीन का यूज़ इस तरह से हम लोग करते हैं। एक तो अपने एनवायरनमेंट के लिए या तो अपने क्लाइंट के लिए, इस तरह से काम आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया इसका, आपने सर्विसेज को यूज़ किया 2 महीने, 2 महीने के बाद आप, आपका क्लाइंट क्या किया, स्टॉप कर दिया सर्विस लेना आपसे। तो फिर आपने क्या करना है, जस्ट जो सर्विसेज आपने लिया है उस रिसोर्स ग्रुप को आपने डिलीट कर देना है, बस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप को जैसे आपने, जो रिसोर्स ग्रुप आपने बना रखा है इसको सेंट्रल इंडिया के अंदर, उस रिसोर्स ग्रुप को आपने डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करोगे आपका सर्विसेज क्या हो जाएगा, बिलिंग स्टॉप हो जाएगा, कोई बिल आपको फर्दर नहीं देना रहेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पे एज यू गो मॉडल एज्योर पोर्टल पे, है ना। बहुत सिंपल सा है काम करना इस पे वर्चुअल मशीन पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब यहाँ पे सावधानी क्या बरतनी होती है, हमें जानना क्या होता है, वर्चुअल मशीन जब हम बनाते हैं ये, तो हमें तो ये जानना होता है पहले किस रीजन में हम बना रहे हैं, कौन सा जोन है इसका, कौन सा डेटा सेंटर है, एक तो ये। दूसरा चीज़ क्या हमें जानना होता है कि इसकी साइजिंग क्या है वर्चुअल मशीन की, है ना, और इसकी compatibility क्या है, ये जानना जरूरी होता है। अगर आप भूल के कर दिए तो इसमें अलग अलग तरह के कॉस्टिंग होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कॉस्टिंग, क्योंकि ये तो यहाँ पे फ्लैक्सिबल है, अनलिमिटेड, आप जितना चाहो उतना स्टोरेज को ले लो, जितना चाहो उतना मेमोरी को ले लो, अनलिमिटेड है, जितना चाहो ले लो। लेकिन वहाँ तो आपने चूज कर दिया तुरंत तो मशीन रेडी हो जाएगा, लेकिन उसकी बिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो उसी के अकॉर्डिंग आपका बिलिंग भी शुरू हो जाएगा। तो उसी अमाउंट से आपका पैसे भी कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पैसे कटना भी देर नहीं लगेगा कटने में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने आपका सारा रिकॉर्ड ले रखा है, तो पैसे डिडक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्चुअल मशीन काम करता है दोनों जगह। आपको आई होप समझ में आया होगा कि वर्चुअल एज्योर वर्चुअल मशीन कैसे काम करता है, राइट। अब इसके मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। एज्योर वर्चुअल मशीन के ये कुछ हमारे नोट्स हमने बना रखे हैं। इसको मैं टेलीग्राम, आने वाले टाइम में टेलीग्राम चैनल ICNT कॉलेज पे शेयर करूँगा। जो हमारे स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन पे हैं, एप्लीकेशन पे आपको नोट्स ही मिलेगा, आपको हम पर्सनली शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, व्हाट डू आई नीड टू थिंक अबाउट बिफोर क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको ये देखना रहेगा जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हो, ये चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा। नेचर ऑफ योर एप्लीकेशन रिसोर्सेस, है ना, क्या रिसोर्स आपने करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको साइज चूज करनी है। द लोकेशन वेयर द रिसोर्स आर स्टोर्ड, लोकेशन आपको कहाँ करना है, मतलब कौन सा जोन है, कौन सा रीजन है, ये चीज़ देखना है। क्योंकि देखो माइक्रोसॉफ्ट के हर कंट्री में, बहुत सारे कंट्री में क्या है, जोन्स है, रीजन्स हैं, है ना। उस रीजन में
अलग अलग डेटा सेंटर है, अवेलेबिलिटी जोन है, इसके बारे में जो टर्म्स हम बता रहे हैं इसके बारे में पूरा एक स्ट्रक्चर हम एजोर पोर्टल का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस नाम से आप कंफ्यूज नहीं रहना, नाम से बस समझना है। तो क्या होता है, डिपेंड करता है कि किस लोकेशन, कुछ लोकेशन में कुछ सर्विसेज अवेलेबल नहीं रहती, कुछ लोकेशन में सर्विस अवेलेबल रहती है, तो दूसरे लोकेशन में जाते हो, उसका प्राइसिंग भी अलग रहता है, लोकेशन के हिसाब से प्राइसिंग भी रहता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा डे बाय डे जैसे जैसे आप आगे जाओगे पोर्टल पे आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ये सेशन एंड होते होते आप पूरा परफेक्टली आपको सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन आपको कहाँ पे आप डिप्लॉय कर रहे हैं ये चीज़ें हो गया। और द साइज ऑफ वर्चुअल मशीन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिलिंग के अकॉर्डिंग, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन दैट कैन बी क्रिएटेड, कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आपको क्रिएट करना है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपको चूज करना है, ये चीज़ें जानना है आपको। सिंपली नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, आपको पहले डिसाइड करना है कि क्या हम क्लाइंट के लिए डिप्लॉय करनी है, आपको कौन सी सर्विसेज, उस सर्विसेज के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, कौन सा एप्लीकेशन काम करेगा, है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये है कि कोई लाइसेंस आपको नहीं देना है एक्स्ट्रा। जैसे हम पहले आप रिसोर्सेज मैंने बताया कि डेटा सेंटर प्राइवेट डेटा सेंटर है जहाँ पे आपने क्या करना है, एक फिजिकल सर्वर खरीदना है, उसके साथ साथ आपको विंडो सर्वर का लाइसेंस भी तो खरीदना पड़ेगा। एक विंडो सर्वर का लाइसेंस आप लेने जाओगे, अगर डेटा सेंटर आप ले रहे हो, इंटरप्राइज लेवल लाइसेंस आप ले रहे हो, तो आपको 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का 1.5 लाख टू 2.5 लाख रुपीज ऑलमोस्ट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है लाइसेंसिंग के लिए। बट हियर इन केस ऑफ एज्योर पोर्टल यू आर नॉट गोइंग टू पे मीन सिंगल रुपीज फॉर एनी लाइसेंस, राइट। जो कुछ है आपका बिलिंग केवल जो आ रहा है वही आपको ओनली यू टू पे फॉर व्हाट यू आर यूजिंग, राइट। You don't need to pay any extra amount for any subscription, any license or any hardware maintenance or anything, right। केवल आपका जो आपने रिसोर्सेज जितना यूज करना है बस उसी का आपने चार्ज पे करना है, राइट। तो ये सभी बस आपको डिसाइड करना रहता है, क्योंकि हाँ डिपेंड ये करता है भाई, आप खरीद तो नहीं रहे हो लेकिन जो जो रिसोर्सेज आप यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बिलिंग बढ़ता रहेगा, ये भी है। ऐसा नहीं कि एक वर्चुअल मशीन बनाकर और उसमें आप जो जो चाहो सारे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते जाओ और अज्योर केवल आपसे वर्चुअल मशीन का चार्ज करेगा माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा नहीं है। तो वो जैसे जैसे आप सर्विसेज बढ़ाते जाओगे वैसे, जैसे एक वेब सर्वर आपने बनाया तो उस सर्विसेज का भी चार्ज जुट जाएगा सॉरी। जो जो आप उसमें कस्टमाइज करते जाओगे, सर्विसेज को बढ़ाते जाओगे, इंस्टॉल करते जाओगे, उसी के हिसाब से आपका बिलिंग भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। जो जो अनइंस्टॉल करेंगे वो बिलिंग घट जाएगा। सबसे बड़ी खासियत ये है स्केल अप स्केल डाउन, ये ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन वर्चुअल मशीन, है ना, आफ्टर स्टार्ट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे मैनेज करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, जानना चाहिए वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने से पहले, ठीक है। इसके बाद जो होता है टूल्स क्या होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको जानना है कि वर्चुअल मशीन या अज्योर पोर्टल पे काम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल होते हैं। बेसिकली ये सब टूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पॉपुलर अगर टूल कोई है तो वो है एज्योर पोर्टल, सबसे बेस्ट है। जहाँ पे आप एज्योर पे जाते हो पोर्टल पे और ग्राफिकली आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है इसमें, राइट। और दूसरा होता है पावर शेल के द्वारा आप एज्योर पोर्टल को मैनेज कर सकते हो, पूरा CLI बेस रहेगा और API के माध्यम से कर सकते हो। एज्योर CLI माध्यम ये मतलब अलग अलग ये रिसोर्सेस है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर देखोगे तो एज्योर पोर्टल, और एज्योर पोर्टल पे दो, एक क्लासिकल पोर्टल था, अभी ARM पोर्टल हम लोग यूज़ करते हैं लेटेस्ट में, जो लेटेस्ट पोर्टल है अभी, ठीक है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है क्या, VM एजोर VM फैमिली और साइज की, कौन कौन से टाइप्स के VM होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एजोर पोर्टल एजोर की फैमिली VM फैमिली कौन सी। एक जनरल पर्पस के लिए आप वर्चुअल मशीन बनाते हो जनरल यूज़ के लिए, या डिस्क्रिप्शन आप इस नोट्स को पढ़ना है या आप गूगल करना है एजोर VM फैमिली, तो अभी आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना है, ये शेयर हम कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट ना, GPU, तो ये सारी हमारे क्या है, फैमिली है, ठीक है।
जनरल पर्पस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल पर्पस के लिए मशीन बनाते हैं, बट यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस के लिए, कोई टेस्टिंग पर्पस के लिए अगर आपने मशीन बनानी है तो आपको जनरल पर्पस वाला वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करना रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट सर्विसेज, ठीक है, तो ये सभी है। अब ये जो है ना, अगर यहाँ पे देखोगे कि इसके साइजिंग की, यहाँ पे साइज है, अलग अलग साइज की ये वर्चुअल मशीन है। हम साइज दिखा दें आपको, जब आप अजोर पोर्टल पे जाते हो, जब एक वर्चुअल मशीन, यहाँ देखो, एक वर्चुअल मशीन हम बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे साइजिंग आती है इसकी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे आपको साइज, ये रहा, यहाँ पे जाओ, आपको ये अलग अलग साइज मिलेगी वर्चुअल मशीन के, देखो ये साइज। और ये सब कुछ डिपेंड करती है प्राइसिंग के ऊपर, कि कितना इसमें साइज है, कितना मेमोरी है ना, कितना स्पीड है, और एट लास्ट में कितने पैसे लगेंगे आपके यहाँ पे, ये भी कॉस्ट पर मंथ। पर मंथ अगर ये वर्चुअल मशीन आप लेते हो तो आपकी कॉस्ट आएगी 7,400, ये 11,000, ये देखो ऐसे प्राइस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ये मशीन अगर लेते हो आप तो 29,800 समथिंग ये पर मंथ बिल आएगा आपका, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे कॉस्टिंग है, हाई परफॉर्मेंस मशीन होगी ये, है ना। यहाँ पे आपको दिखाएगा रैम कितना जीबी, 14 GB का रैम आपको मिल रहा है, 16 GB का रैम मिल रहा है ना। ये सभी आपको यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ। तो ये साइज के हिसाब से यहाँ पे जनरल पर्पस कौन कौन से, नॉर्मली ये जनरल पर्पस का ही दिखा, मैं बता दूं यहाँ पे ये सारातर ये जो मशीनें हैं जनरल, क्योंकि अभी जो हमने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है ये है फ्री ट्रायल, ठीक है। तो हर तरह के यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आप पे एज यू गो में जाओगे तो आपको और तरह के ये साइज आपको मिलेंगे, जो हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। पता चला हाई परफॉर्मेंस वीएम फैमिली आपने ले लिया, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन की, 200 जो डॉलर आपका मिला है, पता चला 3 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आप सारे लैब नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए जब भी आप कोई लैब करो, प्रैक्टिकल करो, तो देखो कम से कम बजट वाली मशीन को आप बनाने की कोशिश करो, तो इस तरह से आप ज़्यादा सीख पाओगे यहाँ पे, है ना। तो ये वर्चुअल मशीन की साइज है। अगर यहाँ पे पूरे कैटेगरी को समझाना हो तो फिर यहाँ से आप इसकी मदद से आप सीख सकते हो। जनरल पर्पस कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, यहाँ पे देखो ये मशीन मशीन के नेम है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। लेटेस्ट ये देखो एचपी, और ये सभी मशीन है, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ लेना है, अलग अलग सीरीज है इसके वर्चुअल मशीन के, देखो ये सीरीज की, बी सीरीज की, है ना। ये सभी जनरल पर्पस वाली नॉर्मल मशीन है। ई सीरीज से थोड़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, फिर एफ सीरीज, है ना, लो प्राइस एंड बेस्ट होता है। जी सीरीज, एच सीरीज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वर्चुअल मशीन, यहाँ देखो एच सीरीज की वर्चुअल मशीन, जहाँ पे इसका एच पी सीरीज वी एम आर ऑप्टिमाइज्ड एच पी सी, है ना। एप्लीकेशन सच एज फाइनेंशियल एनालिसिस, हाई कॉन्फ़िगरेशन की वर्चुअल मशीन, यहाँ पे इतने जीबी का रैम आपको मिल जाएगा, यहाँ पे हाइपर थ्रेडिंग रहेगा, है ना। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लेनी है। अगर आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज के बारे में आइडिया होना चाहिए, चाहे इंटरव्यू आप देने जा रहे हो तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कौन कौन से सीरीज के वर्चुअल मशीन है, आपने देख लेना है इसको, सारे सीरीज का नाम याद कर लेना है आपको। देखो एन सीरीज में क्या क्या है, ठीक है, MB2 सीरीज में क्या क्या है, ठीक है, M सीरीज में क्या है, LS सीरीज में क्या है। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो हैं, ये जो नोट्स अभी आप देख रहे हो, ये आने वाले कुछ महीनों में ये नोट्स चेंज भी हो सकता है, आने वाले सालों में नोट चेंज, क्योंकि एजर पोर्टल डे बाय डे जो है अपना पोर्टल चेंज करता रहता है। अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे AWS से, तो AWS का पोर्टल चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट उसके जो सेटअप था, जो कॉन्फ़िगरेशन था, हो चुका है वो। अब उसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो कस्टमाइज हो चुका है।
ऑलमोस्ट, ठीक है। अब वो उसमें कोई मेजर चेंजेस रहेगा तो बहुत दिनों के बाद ही चेंज होता है। लेकिन अज्योर जो है, अज्योर का पोर्टल डे बाय डे अभी चेंज हो रहा है। कस्टमाइजेशन अभी बहुत बाकी है इसमें, कंपेयर करें तो अगर AWS से। तो इसलिए बहुत स्पीड से इसमें चेंजेस होता है। अभी 1 महीने 2 महीने के बाद अज्योर पोर्टल पे जाओगे तो कुछ और सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी, फिर आप 6 महीने के बाद जाओगे कुछ और सर्विसेज मिलेगा। तो बहुत तेजी से चेंजेस, कुछ हाँ कुछ सालों में, 1-2 साल में जिस तरह से चेंजेस हो रहा है उसके बाद ये भी पूरी तरह से कस्टमाइज हो जाएगा, तब इसके अंदर भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये साइज हो गया, सीरीज हो गया, कोई भी किसी भी ऑप्टिमाइजेशन किसी भी रिसोर्सेज में चेंजिंग आ सकती है। बट अगर आपको आता है मैनेजमेंट तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप कर जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वर्चुअल मशीन के बारे में आइडिया आ गया। अगर हम स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने स्टेप भी लिख रखा है सीरीज के बाद में। यहाँ पे आ जाओ, लास्ट में मैंने लिख रखा है यहाँ पे यस। तो स्टेप टू क्रिएट वर्चुअल मशीन ऑन एज्योर पोर्टल। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, पहले रिसोर्स ग्रुप बनाना है, या रिसोर्स ग्रुप आप जब वर्चुअल मशीन बना रहे होंगे तब आप बनाना है। जब आप डिस्क लेते हो तो स्टैंडर्ड SSD आपको लेना है। SSD आप लेंगे तो फिर थोड़ा फास्ट रहेगा वर्चुअल मशीन, या प्रीमियम लेंगे तो और फास्ट रहेगा, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो आप स्टैंडर्ड SSD लेके काम चलाया करो, फास्ट भी रहेगा, बेटर भी रहेगा, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल नेटवर्क आपको मिल जाता है वहाँ पे, आपने देने की ज़रूरत नहीं है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसी सबनेट को आप यूज़ करिए। कोई एक सबनेट आप ले सकते हैं, आप चाहे मैनुअली, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे IP मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें लैब में जब करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा।